हेलो दोस्तों, तो प्रसाद जी के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे जीएस से कुछ प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र अधिकारी कौन है। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्मलजीत सिंह सेखो जी। ठीक है ना। जब आपका पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1971 में, ठीक है ना, 1971 में इसी दौरान क्या होता है ना, ये शहीद हो जाते हैं। श्रीनगर एयरबेस है आपका, श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर एयरबेस को बचाते बचाते ये शहीद हो जाते हैं। ये पाकिस्तानी वायुसेना से अकेले भिड़ गए थे। 6 लड़ाकू विमान थे, छः लड़ाकू विमानों का अकेले सामना किया था इन्होंने। ठीक है, सोच सकते हो आप कितने बहादुर होंगे। ठीक है, तो इन्हीं की बदौलत हम जो है श्रीनगर एयरबेस को बचाने में भी कामयाब हुए थे। ठीक है, पर इनकी जो है मृत्यु हो जाती है और ये वहाँ पर शहीद हो जाते हैं। तो देखो, फिर इन्हें मरणोपरांत जो है वो परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ परमवीर चक्र की, तो देखो युद्ध के समय दिया जाने वाला ये आपका सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है, तो देखो दो भाग कर लेते हैं। एक होता है आपका युद्ध के समय, एक होता है शांति काल के समय। ठीक है ना, ये शांति काल के समय वीरता पुरस्कार दिया जाता है। इस समय युद्ध काल में दिया जाता है। ठीक है, सबसे टॉप, सबसे ऊपर आता है आपका परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है दूसरा महावीर चक्र, महावीर चक्र। ठीक है, फिर आता है तीसरा आपका वीर चक्र, वीर चक्र। ठीक है, ये युद्ध के समय दिए जाते हैं। और शांति काल में अशोक चक्र, जो कि सबसे बड़ा सम्मान है शांति काल का, अशोक चक्र। फिर इसके बाद दिया जाता है कीर्ति चक्र। ठीक है, कीर्ति चक्र। फिर आपका शौर्य चक्र, शौर्य चक्र। इतना भी आपने याद में रखना है। ठीक है, समझ गए होगे आप। चलिए फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखो, फिर हमारा दूसरा प्रश्न है कि किस संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है ना, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो ये किया गया भैया 86वें, ठीक है, 86वें संशोधन में। ठीक है, अब आपका 86वां संशोधन हुआ था 2002 में। ठीक है, 2002 में ही आपका संशोधन हुआ था। अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत ऐसा लिखा गया है, 21 क लिख देता हूँ, 21 क। ठीक है ना, 21 क के अंतर्गत लिखा गया है कि भैया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा राज्य उपलब्ध कराएगी। कौन उपलब्ध कराएगी भैया? राज्य उपलब्ध कराएगी। ठीक है, चलो समझ चुके होगे आप। अब इसी में है एक और, देखो 52वें को भी देख लेते हैं। चलो यहीं पर कुछ क्लियर कर लेते हैं। 52वां जो संशोधन हुआ था वो हुआ था आपका 1985 में। ठीक है, 1985 में हुआ था। और इस संशोधन द्वारा भैया 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी? 10वीं। और 10वीं अनुसूची किसके लिए है भैया? जो राजनीतिक दल बदल होते हैं उन्हीं को रोक में लगाने के लिए, जो है राजनीतिक दल बदल को रोक लगाने के लिए रखी गई है आपकी भैया 10वीं अनुसूची। ठीक है, 10वीं अनुसूची आप समझ चुके होंगे। अब देखते हैं, देखो और क्या है इसमें। और है 51वां। ठीक है, 51वां संशोधन की अगर मैं आपके बात करूं तो ये हुआ था आपका सन 2003 में। ठीक है, सन 2003 में हुआ था। जो भी केंद्र और राज्य में जो मंत्रिपरिषद होता है ना, उस मंत्रिपरिषद की संख्या जो क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा की सदस्यता का 15% होगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझे होंगे। और 74वां संविधान संशोधन तो आप सभी को पता है 1993 में हुआ था। और इसमें भैया 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। लेटेराइट मृदा आयरन और से भरपूर है। तो आपको बताना भी है और किस चीज़ से भरपूर है। लेटेराइट मृदा की बात चल रही है। ठीक है ना, तो अगर आप लेटेराइट मृदा की अगर हम बात करते हैं तो इसी को आप क्या कह देते हो भैया? बलुई मिट्टी भी कह देते हो। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी। तो देखो इसमें होता है आपका और एल्युमिनियम। ठीक है, समझ गए, एल्युमिनियम होता है। और इसमें अगर मैं बात करूं आपके लेटेराइट मिट्टी की, तो देखो लोहा एल्युमिनियम जो है वो अधिक मात्रा में होता है। ठीक है,
लोहा एल्युमिनियम अधिक मात्रा में होता है, इतना भी आपने याद में रखना है, ठीक है। और ये पश्चिम बंगाल से असम तक ये मिट्टी आपकी देखी जा सकती है। कौन सी भैया? जो आपकी लेटेराइट मिट्टी है, ठीक है। चलो फिर अब मैं आपको बता दूँ मिट्टी के प्रकार, ठीक है। एक होता है आपका जलोढ़ मिट्टी। चलो इसको पहले थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, इसमें आपका आंसर है तीसरा, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी की बात करूँ तो ये वो मिट्टी होती है जो नदियों द्वारा लाई गई होती है, ठीक है। और ये कृषि के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो फिर दूसरे में हम बात कर लेते हैं काली मिट्टी की। काली मिट्टी, काली मिट्टी, तो काली मिट्टियों में क्या होता है ना, नमी अधिक होती है, ठीक है। नमी अधिक समय तक बनाए रखती है ये मिट्टी आपकी काली मिट्टी। और इसी काली मिट्टी को आप क्या कहते हो? कपास मिट्टी भी कह देते हो, क्योंकि इसमें कपास होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा, ठीक है। चलो अगर मैं बात करूँ आपकी इसके बाद, तो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, फिर लिख लो लाल मिट्टी, ठीक है। लाल मिट्टी ये अधिकतर हमारे जो दक्षिणी भाग है वहाँ मिलती है लाल मिट्टी। और लाल मिट्टी जो ग्रेनाइट की चट्टानें होती हैं उनके टूटने से भी बनती है आपकी ग्लाइन जो है लाल मिट्टी, मतलब, ठीक है ना। चलो समझ गए। फिर इसके बाद लेटेराइट मिट्टी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। लेक थोड़ी सी ख़राब हो रही होगी तो मैनेज कर लेना, ठीक है। फिर रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी कहाँ होती है भैया? रेतीली मिट्टी होती है तुम्हारे रेगिस्तान में, ठीक है। चलो जलोढ़ मिट्टी, ये सभी मैं आपको बता चुका हूँ। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। तो देखो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि निम्न में से किस पदार्थ का पीएच मान शून्य के सबसे करीब है? शून्य के सबसे करीब बोला है, ठीक है ना। तो भैया बेकिंग सोडा का तो नहीं होता है शून्य के सबसे करीब, 8.3 होता है, ठीक है ना। और जो जल का पीएच मान होता है वो 7 होता है। इसमें जो आपका सही आंसर है वह HCl है, ठीक है। HCl है। अमोनिया का भी कितना होता है आपका? 11 होता है, ठीक है। तो इसमें बचा आपका HCl, तो HCl हमारा बिल्कुल ही सही आंसर होता है, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूँ आपकी HCl की, तो HCl का क्या होता है ना, पीएच मान शून्य ही होता है, ठीक है। अब पीएच आपको लग रहा होगा यार ये पीएच क्या है? पीएच क्या चीज़ होती है ना, वह अम्लता व क्षारकता का माप होती है, ठीक है। अम्लता व क्षारकता का माप करते हैं तो हम उसे कह देते हैं भैया इसका पीएच मान इतना है, ठीक है ना। विलियन में करते हैं, ठीक है। अम्लता व क्षारकता का मान हम विलियन में करते हैं, ठीक है। चलो और चलो और भी बता देता हूँ फिर। जैसे जल का पीएच मान कितना होता है भैया? 7। दूध का कितना होता है भैया? दूध का 6.4 होता है आपका, ठीक है। मानव रक्त का कितना होता है? मानव रक्त का अप्रोक्स कर लो 7.4, ठीक है। वैसे होता है ना आपका 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में, ठीक है। 7.4 कर लो अप्रोक्स, ठीक है। और बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा, ठीक है, सोडियम मतलब बाइकार्बोनेट का होता है 8.3, ठीक है। और अमोनिया का कितना होता है? 11.0, ठीक है। चलो ये हो गए आपकी कुछ बातें। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, सत्याग्रह सभा की बात चल रही है, ठीक है। तो देखो क्या हुआ था ना, रॉलेट एक्ट आया था आपका 1919 में, ठीक है। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। तो गांधी जी ने क्या कहा था, ये भैया हमारे मूल अधिकारों को छीनने वाला एक्ट है, ठीक है ना, छीनने वाला एक्ट है और अराजकता और क्रांतिकारी अपराध को ये बढ़ा रहा है, ठीक है ना, ये बढ़ा रहा है। तो इसके विरुद्ध गांधी जी ने क्या किया था भैया, इसके विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना करी थी, ठीक है। तो आप यहाँ से हिंट लगा सकते हो कि कब करी होगी, जब रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, तो 1919 में ही सत्याग्रह सभा की भी आपकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपके 1919 की, 1919 की, तो और क्या हुआ था भैया 1919 में? 1919 में हुआ था भैया आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर इसी के एक साल बाद यानी आपका 1920, चलो यहाँ पे 1920 लिख दे रहा हूँ, याद रखना है आपको, ऐसे डेट याद रखा करो। 1920 से जो 22
चला था वो चला था आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन चला था। फिर 1922 की ही बात है, 1922 की ही बात है जब हो गया था आपका चौरी चौरा कांड, ठीक है ना, चौरी चौरा कांड हो गया था आपका, ठीक है। और फिर 1923 में और क्या हुआ था, 1923 में कलर चेंज करके बताता हूँ, स्वराज दल का गठन हुआ था आपका 1923 में, ठीक है, स्वराज दल का गठन। चलो इतना भी आपने याद में रखना है, ठीक है। तो आप चीज़ें कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा चीज़ें जो है आपके दिमाग में बसेंगी। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा प्रश्न अगला है कि रविंद्र संगीत लोकगीतों का एक समूह है जिसे किस राज्य के त्योहारों और अनुष्ठानों के दौरान गाया जाता है। तो इसमें जो आपका सही आंसर है ना वो है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, क्योंकि रविंद्र संगीत का मतलब है रविंद्रनाथ टैगोर जी से, मतलब ये कनेक्ट करता है, ठीक है। तो देखो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा जो रचित कविताएं हैं, ठीक है ना, कविताएं जो रचित कविताएं हैं और जो गीत हैं, ठीक है, और जो गीत हैं इनको एक रूप दिया गया अलग से, ठीक है। जब ये रूप दिया गया तो ये क्या बन गई, नई संगीत विद्या बन गई, ठीक है, नई संगीत विद्या की रचना हुई, ठीक है ना, जिसे क्या कहा गया, शास्त्रीय संगीत की शैली ने, मतलब इस शास्त्रीय संगीत की शैली ने मतलब बंगाल के जितना भी संगीत है ना, बंगाल के संगीत में एक नया आयाम जोड़ा था, ठीक है। इतना भी आपने याद में रखना है, ठीक है। चलो आशा करता हूँ आप इसे समझे होगे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है कि केपलर के प्रथम नियम को कौन से नियम के रूप में जाना जाता है। तो देखो केपलर की बात चल रही है तो इन्होंने दिया था भैया ये खगोल विज्ञान में केपलर के गृहीय गति के 3 नियम है, ठीक है ना। चलो फिर बात करते हैं, अगर मैं बात करूँ नियम की तो इसमें जो आपका सही आंसर है ना वो है दीर्घवृत्ताकार, क्योंकि दीर्घ वृत्त मतलब इलिप्स, क्योंकि उन्होंने बोला था ना कि जितने भी सभी ग्रह हैं ना, सभी ग्रह क्या करते हैं, सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घ वृत्ताकार होती है, ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार होती है तथा सूर्य इस कक्षा के नाभिक पर होता है, नाभिक पर होता है, ठीक है। और ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली जो रेखा होती है ना, जो ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसका जो रेखा होती है तो समान समय के अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, ठीक है। चलो ये बोला था किसने, केपलर ने। आशा करता हूँ ये आप समझे होगे, अगर नहीं समझे तो आप कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को, ठीक है। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है ये आपका, मानता हूँ मैं। तो देखो अगर मैं बात करूँ आपके नियम की तो यहाँ पे लिखा है भैया गति, आप सभी को पता है गति यानी मोशन, ठीक है ना। इसके क्या है आपके नियम दिए थे न्यूटन ने, न्यूटन के नियम है। प्रथम नियम की बात कर लेता हूँ, कभी कभी क्या हमेशा पूछा जाता है। प्रथम नियम जड़त्व का नियम है आपका प्रथम नियम, ठीक है ना, जड़त्व का। और चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं प्रथम नियम फर्स्ट, ठीक है, जड़त्व का है आपका फर्स्ट। और दूसरा किसका है भैया, संवेग का नियम है दूसरा, ठीक है, संवेग का नियम है। और बात करूँ तीसरे नियम की तो ये है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किस की देवी हैं। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा आर्यनी यानी आर्यणी, तो ये है आपका वन, ठीक है, आर्यणक बोला जाता है ना वन को, तो ये आर्यनी वन की देवी है, ठीक है। चलो वन की देवी हैं। और एक और यहाँ से याद रखना, वनस्पति के देवता कौन है, वनस्पति के जो देवता हैं वह हैं आपके सोम, ठीक है ना, कंफ्यूज मत करना यहाँ से वन और वनस्पति, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया था। आई थिंक ये मैंने अभी आपको बताया है थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो 91वां संविधान संशोधन था, अभी मैंने पीछे आपको बताया ना, जब 4 ऑप्शन आए थे तो सभी मैंने आपको एक एक करके बताए थे, तो 51 में, ठीक है। तो अब इसमें क्या ही डिटेल में जाएं फिर। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, आज के लास्ट प्रश्न की ओर, कि चीड़ का उदाहरण है, चीड़ का उदाहरण है तो देखो अनावृत्ति होगा इसमें, अनावृत्ति, क्योंकि जो चीड़ है ना, रुको ये है देखो चीड़,
अब अनावृत्ति का मतलब होता है क्या भैया? अनावृत्ति मतलब ऐसे पौधे या वृक्ष ऐसे पौधे या वृक्ष जिनके ना बीज, जो बीज होते हैं ना, बीज वो फूलों में पनपते हैं, ठीक है ना, फूलों में पनपते हैं और फलों में बंद होने की बजाय, ठीक है, या तो देखो कोई तो फल के अंदर होते हैं बीज, और कोई क्या होते हैं छोटी टहनियों में खुले लटकते हैं, ठीक है ना, छोटी टहनियों में भैया खुले लटकते हैं, तो हम इन्हीं को क्या कह देते हैं? ये अनावृत्ति बीज है, ठीक है ना। अब इसी में आपका एक बीजी है। एक बीजी क्या होता है? मतलब उसके जो भ्रूण होता है ना, भ्रूण, उसके भ्रूण के बीच में एक ही बीज होता है, ठीक है ना, एक ही बीज होता है, उसी को हम क्या कह देते हैं? एक बीजी। यहाँ पे आपका आवृत्त बीजी है। ये क्या होता है? जिनके बीज सदैव फल के अंदर होते हैं उन्हें आप आवृत्त बीजी कह देते हैं, ठीक है। चलो सिंपल है, आप समझ चुके होंगे। तो देखो ये प्रश्न आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, इसका उत्तर आपने देना है भैया कमेंट बॉक्स में। तो इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। अगर वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त हुआ हुआ ना, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।